वक्त में आगे या पीछे की समत सफर करना दौरे जदीद के इंसान की अहम तरीन ख्वाहिश रही है। साइंस की तरक्की के साथ ही 19वीं सदी से इस मौजू पर फिक्शन तख्लीक किया जाने लगा था। फिर 20वीं और 21वीं सदी में आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स जैसे अजीम तरीन माहिरीन तिब्बियात और साइंसदान इसके इम्कानात तलाश करते रहे हैं। ताहम अब तक इस सिलसिले में होने वाले तमाम तर काम नजरियाती नौइयत के हैं। मसलन एक थ्योरी ये पेश की जाती है जिसे दौरे जदीद के सबसे बड़े साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने बार बार पेश किया है कि इंसान अगर रोशनी की रफ्तार से सफर करने के काबिल हो जाए तो साइंस के उसूलों के तहत वक्त में सफर करना मुमकिन होगा। ताहम अमली तौर पर ये और इस किस्म के दीगर नजरियात नाकाबिले अमल हैं। मसलन जो साइंसी थ्योरी ये बताती है कि रोशनी की रफ्तार हासिल करने के बाद वक्त में सफर करना मुमकिन है, वो ये भी बताती है कि इस रफ्तार के साथ ही मादे की कमियत सिफर हो जाती है, यानी इस रफ्तार पर इंसान का मादी वजूद बरकरार नहीं रह सकता। ये और इस नौइयत के मुताद्दिद एतराज़ात हैं जिनकी बिना पर ये नजरियात बस नजरियात ही हैं। 2 मई 1972 को एक इटालियन न्यूज़पेपर ने ऐसा आर्टिकल पब्लिश किया जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। इस आर्टिकल को इटालियन लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसका मतलब था कि एक चर्च के फादर ने माजी में देखे जाने वाली मशीन बना ली है और इसने माजी को देखा भी है। ये सुनने के बाद लोगों ने ये कहा कि ये सिर्फ इसका एक वहम है, लेकिन फिर 1988 में अचानक ही वेटिकन ने एक वार्निंग जारी की कि अगर कोई इंसान माजी को देखने वाली मशीन बना रहा है तो उसे अभी रोक दें, वरना उसको शहर से निकाल दिया जाएगा। आखिर ये क्या बात थी? अचानक एक इंसान कहता है कि उसने माजी को देखने की मशीन बना ली है, जिसको लोग फहम कहते हैं। फिर 16 साल बाद अचानक से लोग वार्निंग देते हैं कि अगर इस चीज पर कोई काम कर रहा है तो फौरन उसे रोक दे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? जिस आदमी ने टाइम मशीन बनाने का दावा किया था वो बहुत बड़े साइंसदानों को जानता था और वो साइंसदान इस मशीन पर काम कर रहे थे, जिनमें से एक का नाम एनरिको फर्मी है। एक दिन जब चर्च के फादर चर्च में गाए जाने वाले मंत्र पर काम कर रहे थे, तब इनको वहां मौजूद किसी आदमी के मरे हुए बाप की आवाज सुनाई थी। ऐसा लग रहा था कि वो उनके साथ बैठकर बातें कर रहा है। ये तो एक ख्याल भी हो सकता है, लेकिन एक ही वक्त में 2 लोगों को एक जैसी गलती कैसे हो सकती है? इसी वजह से चर्च का फादर जो साइंसदान था, उसके मुताबिक मरने के बाद उस आदमी की आवाज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जमीन पर भटक रही हैं, जो कि इस डिवाइस में रिकॉर्ड हो गई हैं। अगर ये बात सच है तो ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है, जो इस बात का सबूत है कि चर्च के फादर ने एक टाइम मशीन बना ली है जो कि माजी में भी देख सकती है और डेटा को ऑडियो और वीडियो की सूरत में हमें दिखा सकती है। लेकिन एक सेकंड, इस तरह इस टाइम मशीन को टाइम मशीन कहा जा सकता है? क्या वाकई में इसकी मदद से हम माजी में देख सकते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं ये तो एक मिरर भी कर सकता है। जिस हिसाब से लाइट आपकी आंखों से मिरर और मिरर से आपकी आंखों तक पहुंचने में टाइम लेती है, आप भी मिरर में अपना जो इमेज देखते हैं वो भी टेक्निकली कुछ मिलीसेकंड पुराना आपका अपना इमेज ही होता है। अब हम एक मिरर को टाइम मशीन कैसे कह सकते हैं? असली टाइम मशीन तो वो होगी जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से टाइम ट्रैवल कर सके, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी हमें अभी तक टाइम को बहुत अच्छी तरह समझने में हमारी मदद करती है। यानी हर किसी के लिए वक्त मुख्तलिफ रफ्तार से ये चलता है और आगे बढ़ता रहता है, बस हमें इसका सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। जब कोई चीज किसी बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाली चीज के पास जाती है तो वहां पर टाइम हल्का हो जाता है, और जब वो चीज किसी कम ग्रेविटी वाली चीज के पास जाती है तो टाइम तेज गुजरता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि जब आप फ्लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो वक्त आपके लिए स्लो हो जाता है और बाकियों की निस्बत आपकी उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप बाकी लोगों के फ्यूचर इवेंट्स को अपनी आंखों के सामने कम होता हुआ देख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? ऊपर स्पेस की स्पीड की वजह से टाइम स्लो हो जाता है और जमीन पर टाइम ग्रेविटी की वजह से कम हो जाता है। इसी वजह से अगर आपका दोस्त 1 फीट ऊपर रहता है तो उसके लिए टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है। यानी अगर आप ग्रेविटी या स्पीड में से किसी एक को भी अपने काबू में कर लें तो टाइम खुद ब खुद आपके काबू में आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि टाइम मशीन बनाने के लिए किस चीज को इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है, ग्रेविटी को या स्पीड को? जाहिर है स्पीड को, इसलिए तो हम लाइट स्पीड की बात करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ग्रेविटी को इस्तेमाल करने का आसान तरीका ढूंढ सके हैं? इसका जवाब है सिर्फ एक साइंसदान जिसका नाम रॉन मैलेट है। 10 साल की उम्र में इसके फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। उसको लगता था कि उसके फादर की डेथ सिगरेट और शराब की वजह से हुई है। अब आप खुद सोचें कि ऐसे टाइम में आप क्या करना चाहोगे। सिंपल सी बात है कि आप ये चाहोगे कि किसी तरह माजी में जाकर अपने फादर को नशा करने से रोक सकें।
और बस रॉन का भी यही प्लान था और इसी गोल के साथ उसने आइंस्टाइन की थ्योरी में पीएचडी कर ली ताकि वो एक टाइम मशीन बना सके। उसका कहना है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस और टाइम को जोड़ सकती है और इस थ्योरी के मुताबिक अगर आप ग्रेविटी की मदद से टाइम और स्पेस को बेंड करते हैं तो आपको एक सीधे रास्ते की बजाय थोड़े से कर्व रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जाहिरी सी बात है, अगर आप ऐसे रास्ते पर लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं तो आपको सीधे रास्ते की निस्बत ज्यादा लंबे रास्ते से ट्रैवल करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर टाइम भी आपके लिए स्लो हो जाएगा। माजी, मौजूदा और फ्यूचर आपके लिए छोटे से टाइम फ्रेम में बैंड हो जाएगा और आप जिस टाइम में चाहोगे वहां पहुंच सकोगे। लेकिन सिर्फ इतना था कि आखिर ये होगा कैसे। उस शख्स ने कुछ प्लान किया, क्योंकि हम जानते हैं कि लेजर लाइट कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी होती है। ये एनर्जी ग्रेविटी पैदा कर सकती है और ग्रेविटी पे टाइम पर असर कर सकती है। इस तरह हमें टाइम में ट्रैवल करने के लिए सिर्फ एक पावरफुल रिंग लेजर की जरूरत होगी जो छोटी सी जगह पर अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी से ग्रेविटी पैदा कर सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उस शख्स के मुताबिक टाइम मशीन से एक तरह का टाइम पोर्टल बनता है और इसीलिए अगर आपको टाइम में पीछे जाना है तो इस टाइम में भी किसी तरह की टाइम मशीन होनी चाहिए जहां से आप इस टाइम में से बाहर निकल सकते हैं। यानी कल को अगर कोई इंसान एक टाइम मशीन बना ले तो वो माजी में तब भी जा सकता है जब माजी में भी कोई टाइम मशीन हो। और यही वजह है कि स्टीवन हॉकिंग ने भी जब टाइम ट्रैवल के लिए 2009 में पार्टी रखी थी तो इसमें कोई टाइम ट्रैवलर नहीं आया था। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक रूल है कि आप माजी में उस टाइम से पीछे नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों, इस चीज को तोड़ दिया गया है। इस रूल को तोड़ने वाला अब तक एक ही बंदा पैदा हुआ है और वो है माइक। 1995 में 21 साल का स्टूडेंट माइक एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर काम कर रहा था। इस डिवाइस में पावरफुल लेजर की मदद से दो मेटल पोल्स के बीच की इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव को बनाया जा सकता है ताकि इन पोल्स के दरमियान इलेक्ट्रिक आर्क पैदा हो सके। अब ये डिवाइस तो काफी आम थी, लेकिन माइक ने इसमें कोई खास चीजें नोटिस की। उसने देखा कि दोनों पोल्स के दरमियान एक इनविजिबल हीट सिग्नेचर डिडक्ट हो रही है जो किसी हरिकेन शेप में है। जब कोई स्पॉटेक्स को देखने के लिए माइक ने इसमें एक स्क्रू लगाया तो उसने देखा कि वो स्क्रू आधे सेकंड से भी कम टाइम में वहां से गायब होकर कुछ फीट दूर से मिला। इस फासले को कवर करने के लिए जितना टाइम लगा था उसने इस टाइम को भी स्किप कर दिया। ये एक टाइम मशीन की तरह था और फिर इसके बाद माइक ने अगले 2 साल तक इस मशीन के बारे में सबको बताया और फिर इसी डिवाइस का एक बड़ा और पावरफुल वर्जन बनाया। इसके बाद 1997 में बगैर किसी प्रॉपर ट्रायल के इसको सीधा अपने आप पर टेस्ट कर लिया और इसके बाद लोगों ने कभी भी उसे नहीं देखा। इसके बाद वो कहां गया किसी को उसका कुछ पता नहीं चल सका। माइक के गायब होने के कुछ ही दिन बाद एक रेडियो स्टेशन पर कॉल आती है और वो लोगों को 1930 में मिली पुरस्कार लाश के बारे में बताता है जिस पर तशद्दुद हुआ था, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल फोन जैसी कोई डिवाइस थी। लेकिन 1930 में किसी के पास मोबाइल फोन कैसे मुमकिन हो सकता है? और इस लाश का चेहरा काफी खराब था जिसे पहचाना नहीं जा सका, लेकिन उसकी हाइट और बॉडी माइक की हाइट और बॉडी से काफी मिलती जुलती है। तो क्या वो लाश माइक की थी जो 1930 में पहुंच गया? अगर टाइम मशीन को कुरानी रूह से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कुरान करीम का मौजज़ा है कि वो न सिर्फ हमें माजी और मुस्तकबिल में ले जाता है बल्कि टाइम मशीन ही के बाज ऐसे कमालात दिखाता है जो इसकी हक्कानियत और सच्चाई का सबूत बन चुके हैं। इस बात को एक मिसाल से समझें। आज एक शख्स ये दावा करे कि उसने मुस्तकबिल में सफर करके ये देख लिया है कि 1000 साल बाद क्या होगा, तो हमारे पास इसकी तस्दीक और तरदीद का कोई जरिया नहीं सिवाय इसके कि इससे ये पूछा जाए कि बताओ हमारी जिंदगी के अगले 10 साल में क्या होगा। वो जो कुछ बताए अगर 10 साल बाद ठीक यही कुछ हो जाए तो इसका मतलब यह होगा कि वो अपने दावे में सच्चा है। ठीक यही कुरान मजीद ने भी किया है। इसने क़यामत के बाद की ही खबरें नहीं दी बल्कि अपनी सच्चाई के सबूत के लिए आगाज़े वही के चंद बरस बाद पेश आने वाले बाज वाक़यात को भी खोल कर बयान कर दिया। मसलन रूमो ईरान की जंग में शिकस्त खुर्दा रोमियों की नाकाबिले यकीन फतह की पेशगोई। ये पेशगोई पूरी हुई और ये बात साबित हो गई कि कुरान अपने दावे में एक सच्ची किताब है। यही वो टाइम मशीन है जिसमें बैठकर न सिर्फ हम मुस्तकबिल की सैर कर सकते हैं बल्कि इसके बुरे नताइज से अपने आप को बचा सकते हैं, यानी जहन्नम से बचकर जन्नत की तैयारी कर सकते हैं।